हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को आज के सामाजिक विज्ञान पाठ्य योजना में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस पाठ्य योजना में हम देखेंगे सामाजिक विज्ञान विषय की पाठ्य योजना और उप विषय है इतिहास। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का पाठ्य योजना। यदि हमें किसी भी विषय का पाठ्य योजना बनाना हो तो सबसे पहले हम लोग को जनरल इन्फॉर्मेशन फिल करनी होगी। अब जनरल इन्फॉर्मेशन में क्या क्या होती है चलिए देखते हैं। सबसे ऊपर आप देख सकते हैं यहाँ पे पाठ्य योजना संख्या 5 लिखी हुई है। आपको यहाँ पे पाठ्य योजना संख्या लिखनी होती है, जितनी भी संख्या आपके पाठ्य योजना की होगी। उसके बाद आता है विद्यालय का नाम। आप जिस भी विद्यालय में पाठ्य योजना पढ़ाने के लिए जाएंगे उस विद्यालय का नाम लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे छात्राध्यापक अथवा छात्राध्यापिका का नाम लिखेंगे। यदि आप पुरुष हैं तो छात्राध्यापक का नाम लिखेंगे और महिला होंगे तो छात्राध्यापिका का नाम लिखेंगे। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कालांश आता है। कालांश यानी कि पीरियड, आप कौन सा पीरियड में क्लास ले रहे हैं यहाँ पे मेंशन करना होता है। उसके बाद यहाँ पे कक्षा लिखेंगे। आप जिस भी कक्षा के लिए लेसन प्लान बना रहे हैं उस कक्षा का मेंशन करेंगे। उसके बाद यहाँ पे विषय, तो आज का विषय है सामाजिक विज्ञान। उसके बाद यहाँ पे प्रकरण लिखेंगे। आज का प्रकरण है वन्य समाज और उपनिवेशवाद। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अवधि लिखेंगे। अवधि है 45 मिनट। किसी किसी विद्यालय में 35 मिनट भी होता है, तो आप अपने विद्यालय के हिसाब से देख लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे दिनांक लिखना होता है। यहाँ पे दिनांक इसलिए लिखा जाता है क्योंकि जो भी आपका फाइल चेक करता है फ्यूचर में तो पता चलता है कि आप किस विषय को किस दिन पढ़ाने के लिए गए थे। आप जब संपट कार्य करेंगे तो उसमें सिर्फ प्रकरण लिखेंगे, वन्य समाज और उपनिवेशवाद नहीं लिखेंगे। आप जब प्रश्न के द्वारा अपना प्रकरण निकलवा लेंगे बच्चों से, तब आप संपट कार्य पर वन्य समाज और उपनिवेशवाद लिखेंगे। ठीक है। ऐसे बहुत सारी लेसन प्लान पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप किसी भी विषय का लेसन प्लान चाहते हैं तो कमेंट करके बता सकते हैं। उसके बाद आता है सामान्य उद्देश्य। ठीक है। सामान्य उद्देश्य विषय संबंधित होता है, तो यहाँ पे आप सामाजिक विज्ञान विषय को ध्यान में रखकर लिखेंगे। सामान्य उद्देश्य में विषय और विषय को पढ़ाने में बच्चों में किन किन चीज़ों का विकास होगा ये यहाँ पे लिखना होता है। ठीक है। सामान्य उद्देश्य में मिनिमम 4 से 5 पॉइंट लिख सकते हैं या मैक्सिमम 8 से 10 पॉइंट लिखा जा सकता है। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए पहला पॉइंट है छात्रों में इतिहास विषय में रुचि उत्पन्न कराना। दूसरा पॉइंट है छात्रों में इतिहास की वास्तविकता का ज्ञान कराना, उनकी बुद्धि का विकास करना। ठीक है। उसका तीसरा पॉइंट है छात्रों की मानसिक शक्तियों का विकास करना। ठीक है। उसके बाद आता है विशिष्ट उद्देश्य। ठीक है। विशिष्ट उद्देश्य टॉपिक से रिलेटेड होता है। टॉपिक पढ़ाने के बाद बच्चों में किन किन चीज़ों का विकास होता है यहाँ पे लिखना होता है। ठीक है। विशिष्ट उद्देश्य में मिनिमम आप 3 पॉइंट लिख सकते हैं, मैक्सिमम 4 से 5 पॉइंट लिख सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए पहला पॉइंट है छात्र वन्य समाज के बारे में जान सकेंगे। दूसरा पॉइंट है छात्र वनों के बारे में जान सकेंगे। तीसरा पॉइंट है छात्र वनों के महत्व को जान सकेंगे। और चौथा पॉइंट है छात्र उपनिवेशवाद के बारे में जानकारी प्राप्त करने में सक्षम होंगे। ठीक है। उसके बाद आता है शिक्षण विधि। ठीक है। शिक्षण विधि यानी कि टीचिंग मेथड। ठीक है। इसमें शिक्षक कौन कौन सा शिक्षण विधि प्रयोग कर पढ़ा रहे हैं वो यहाँ पे मेंशन करना होता है। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है व्याख्यान विधि, कहानी विधि और सह प्रश्नोत्तर विधि। ठीक है। उसके बाद आता है शिक्षण सामग्री। ठीक है। शिक्षण सामग्री को आप शिक्षण सहायक सामग्री भी लिख सकते हैं। इनमें वो सभी सामग्री आते हैं जो शिक्षक पूरे कक्षा यानी पूरे 45 मिनट पढ़ाने में प्रयोग करता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है चौक, डस्टर, श्यामपट इत्यादि। ठीक है। उसके बाद आता है पूर्व ज्ञान। तो देखिए पूर्व ज्ञान में क्या लिखा हुआ है छात्र वन तथा उपनिवेशवाद के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। ठीक है। उसके बाद आता है प्रस्तावना। ठीक है। प्रश्न के द्वारा आप बच्चों से प्रकरण निकलवा लेंगे। ठीक है। प्रश्न किसी भी पाठ्य योजना का इम्पोर्टेंट हेडिंग कहा जाता है क्योंकि प्रश्न बनाने में बच्चों को सबसे ज़्यादा दिक्कतें आती है। ठीक है। इसमें आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा, जिसको अगर आप ध्यान रखते हैं तो आपका प्रश्न आसानी से बन जाएगा और कोई गलतियां भी नहीं होगी। तो इसका फॉर्मेट कैसे होता है देख लेते हैं। इसका फॉर्मेट जो है 3 कलम से बनता है। तो पहला कलम में लिखेंगे क्रम संख्या, दूसरा कलम में लिखेंगे छात्राध्यापक क्रियाकलाप या छात्राध्यापिका क्रियाकलाप। ठीक है। और तीसरा कलम में लिखेंगे छात्र छात्रा क्रियाकलाप। ठीक है। इसमें मिनिमम आप 3 प्रश्न पूछकर प्रकरण निकाल सकते हैं या मैक्सिमम 5 से 6 प्रश्न पूछकर प्रकरण निकाल सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्रम संख्या में 1 लिखा हुआ है। तो यहाँ पे पहला प्रश्न पूछेंगे छात्राध्यापक। तो देखिए यहाँ पे प्रश्न है बच्चों आप लोग सुबह नाश्ते में क्या खाते हैं। तो छात्र छात्रा क्या उत्तर देंगे रोटी सब्जी। ठीक है। उसके बाद दूसरा प्रश्न रोटी सब्जी पका के खाते हैं या ऐसे ही खाते हैं। तो छात्र छात्र क्या उत्तर देंगे पका के। ठीक है। उसके बाद तीसरा प्रश्न पूछेंगे कैसे पकाते हैं। तो छात्र छात्र क्या उत्तर देंगे लकड़ी या गैस से। ठीक है। उसके बाद चौथा प्रश्न में छात्राध्यापक पूछेंगे लकड़ी कहाँ से लाते हैं। तो छात्र छात्र क्या उत्तर देंगे
वनों से। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, प्रश्न और उत्तर जो है एक दूसरे से संबंधित होंगे। ठीक है, उसके बाद छात्राध्यापक यहाँ पे पाठ की घोषणा करते हुए कहेंगे, बच्चों आज हम लोग वन्य समाज और उपनिवेशवाद के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, उसके बाद आता है प्रस्तुतिकरण। ठीक है, प्रस्तुतिकरण सबसे ऊपर में हेडिंग देंगे। प्रस्तुतिकरण का फॉर्मेट कैसे होता है देख लेते हैं। प्रस्तुतिकरण का फॉर्मेट 4 कॉलमों से बनता है। तो पहला है देखिए शिक्षण बिंदु, दूसरा कॉलम में लिखेंगे छात्राध्यापक क्रियाकलाप या छात्राध्यापिका क्रियाकलाप। ठीक है, तीसरा कॉलम में लिखेंगे छात्र छात्रा क्रियाकलाप और चौथा कॉलम में श्यामपट कार्य। ठीक है, उसके बाद शिक्षण बिंदु पर पहला पॉइंट देंगे वन्य समाज और उसके बारे में छात्राध्यापक जो बताएंगे वो छात्राध्यापक क्रियाकलाप पर लिखेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, ऐसे जनजाति जो वनों में जीवन यापन करते हैं उसे वन्य समाज कहा जाता है। हमें वनों से प्राप्त हुई है, जैसे इस पुस्तक का पेपर, दरवाजे, खिड़कियों, टेबल, कुर्सी, हमारे कपड़े, कपड़ों पर चढ़ी रंग, टॉफियों, रबड़, गोंद, चाय, कॉफ़ी इत्यादि। साथ ही चॉकलेट में प्रयोग होने वाला तेल जो साल के बीजों से निकलता है। खाल से चमड़ा बनाने में इस्तेमाल होने वाला चर्म साधक या दवाओं के रूप में प्रयोग होने वाली जड़ी बूटियाँ मिलती है। बांस, जलावन की लकड़ी, घास, कच्चा कोयला, पैकिंग में इस्तेमाल होने वाली वस्तुएं, फल, फूल, पत्ती एवं अनेक दूसरी चीज़ें भी तो वनों से ही आती है। अमेजन या पश्चिमी घाट के वनों के एक ही टुकड़े में पौधों की 500 विभिन्न प्रजातियां पाई जाती है। उसके बाद छात्र छात्रा क्रियाकलाप पर लिखेंगे, छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे, समझेंगे तथा श्यामपट कार्य को अपने उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। ठीक है, और श्यामपट कार्य पर जो आप पढ़ा रहे हैं वो शॉर्ट में लिख दीजिएगा ताकि जो बच्चे ध्यान से नहीं सुन रहे हैं उन्हें भी समझ में आ जाए। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, पॉइंट वाइज लिख दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है वन्य समाज, हेडिंग दिया हुआ है। तो पहला पॉइंट है, ऐसे जनजाति जो वनों में जीवन निवास करते हैं उसे वन्य समाज कहा जाता है। दूसरा पॉइंट है, वनों से फल फूल, गोंद, शहद, चाय, कॉफ़ी, रबड़, जड़ी बूटियाँ प्राप्त होती है। तीसरा पॉइंट है, लकड़ी, कच्चा माल, कोयला, घास, बांस, पत्ती वनों से आती है। ठीक है, उसका चौथा पॉइंट में अमेजन या पश्चिमी घाट के वनों एक टुकड़े में पौधों की 500 विभिन्न प्रजातियां पाई जाती है। ठीक है, उसके बाद आता है बोधात्मक प्रश्न। ठीक है, बोधात्मक प्रश्न छात्राध्यापक जो पढ़ा रहे हैं बच्चों को समझ में आ रहा है कि नहीं, इसके लिए 1 या 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए पहला प्रश्न है, वनों से हमें क्या क्या मिला है। तो छात्र छात्र क्या उत्तर देंगे, फल फूल, जड़ी बूटियाँ, चाय, रबड़ आदि। ठीक है, उसका दूसरा प्रश्न छात्राध्यापक पूछेंगे, वन्य समाज से क्या समझते हैं। तो छात्र छात्र क्या उत्तर देंगे, ऐसे जनजाति जो वनों में जीवन निवास करते हैं। ठीक है, उसके बाद शिक्षण बिंदु पर दूसरा पॉइंट देंगे औद्योगिकरण। ठीक है, तो औद्योगिकरण क्या है छात्राध्यापक जो बताएंगे वो छात्राध्यापक क्रियाकलाप पर लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए बताया हुआ है, औद्योगिकरण और बढ़ती जनसंख्या के कारण यह विविधता तेजी से विलुप्त होती जा रही है। औद्योगिकरण के दौर में सन 1700 और 1995 के मध्य थे 139 लाख वर्ग किलोमीटर संसार के कुल क्षेत्रफल का 9.3% हिस्सा औद्योगिकरण इस्तेमाल खेतीबाड़ी, चारागांव और ईंधन की लकड़ी हेतु साफ कर दिया गया। ठीक है, उसके बाद शिक्षण बिंदु पर तीसरा पॉइंट देंगे वनों का विनाश। ठीक है, और वनों का विनाश के बारे में छात्राध्यापक क्रियाकलाप पर लिखेंगे, वनों के समाप्त होने की प्रक्रिया ही वन विनाश कहा जाता है। वन विनाश कोई आज की समस्या नहीं है, वन विनाश की प्रक्रिया कई सदियों से चली आ रही है। औपनिवेशिक शासन के दौरान ही कहीं अधिक व्यवस्थित और व्यापक का कारण कर लिया। ठीक है, उसके बाद छात्र छात्रा क्रियाकलाप पर लिखेंगे, छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे और श्यामपट कार्य पर शॉर्ट में लिख दीजिएगा ताकि बच्चों को अच्छे से समझ में आ जाए। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है औद्योगिकरण, हेडिंग दिया हुआ है और पॉइंट है औद्योगिकरण का युग 1700 से 1995 के मध्य थे। दूसरा पॉइंट है संसार के कुल क्षेत्रफल का 9.3% हिस्सा औद्योगिकरण इस्तेमाल खेती बाड़ी, चारागांव और ईंधन की लकड़ी हेतु साफ कर दिया गया। उसके बाद वनों का विनाश, हेडिंग देंगे और पॉइंट लिखेंगे, वनों के समाप्त होने की प्रक्रिया ही वन विनाश कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद आता है बोधात्मक प्रश्न। छात्राध्यापक जो पढ़ा रहे हैं बच्चों को समझ में आ रहा है कि नहीं ये जानने के लिए बीच बीच में 1 या 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए पहला प्रश्न है, वन विनाश क्या है। तो छात्र छात्रा क्या उत्तर देते हैं, वनों का लुप्त होने की प्रक्रिया। ठीक है, दूसरा प्रश्न छात्राध्यापक पूछते हैं, औद्योगिकरण के दौर में कब 139 लाख वर्ग किलोमीटर था। तो छात्र छात्रा उत्तर देते हैं,
1700 से 1995 के मध्य। ठीक है। उसके बाद आता है विकासात्मक प्रश्न। विकासात्मक प्रश्न इसलिए पूछा जाता है कि बच्चों को इसके बारे में जानकारी है या नहीं है, तो इसके लिए मिनिमम 1 या 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे प्रश्न है, जमीन की बेहतरी से क्या समझते हैं? तो छात्र छात्रा उत्तर नहीं दे पाते हैं। उसके बाद शिक्षण बिंदु पर चौथा पॉइंट लिखेंगे, जमीन की बेहतरी। इसके बारे में छात्र अध्यापक जो बताएंगे वो छात्र अध्यापक क्रियाकलाप पर लिखेंगे। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, सन 1600 ईस्वी हिंदुस्तान के कुल भूभाग का 6ठे भाग खेती होती थी। इन शताब्दियों के दौरान जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती गई और खाद्य पदार्थों की मांग में बढ़त हुई, जैसे वैसे किसान भी वनों को साफ करके कृषि और सीमाओं को विस्तार देते गए। उपनिवेशक काल में कृषि में तेजी से विस्तार हुआ। ठीक है। उसके बाद शिक्षण बिंदु पर 5वां पॉइंट लिखेंगे, उपनिवेशवाद। तो उपनिवेशवाद क्या है, इसके बारे में छात्र अध्यापक जो बताएंगे छात्र अध्यापक क्रियाकलाप पर लिखेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, किसी एक भौगोलिक क्षेत्र के लोगों द्वारा किसी दूसरे भौगोलिक क्षेत्र में उपनिवेश स्थापित करना और यह मान्यता रखना कि यह एक अच्छा काम है, उपनिवेशवाद कहलाता है। ठीक है। अंग्रेजों ने पटसन, गन्ना, गेहूं और कपास जैसे व्यावसायिक फसलों के उत्पादन को जमकर बढ़ावा दिया। 13वीं शताब्दी के यूरोप में बढ़ती शहरी के भरण पोषण हेतु खाद्यान्न और औद्योगिक उत्पादन हेतु कच्चे माल भी जरूरत थी। फिर इन फसलों की मांग में वृद्धि हुई। 19वीं शताब्दी में प्रारंभ में औपनिवेशिक सरकार ने वनों को अनुत्पादक समझा। यह दूसरा कारण था। उसने कृषि करके उससे राजस्व और कृषि उत्पाद को उत्पन्न किया जा सकता है। राजस्व की आय में वृद्धि की जा सकती थी। यही कारण से 1880 से 1920 के मध्य खेती के लायक जमीन के क्षेत्रफल में 67 लाख हेक्टेयर की वृद्धि हुई। ठीक है। उसके बाद श्यामपट्ट कार्य पर जो आप पढ़ा रहे हैं वो शॉर्ट में लिख दीजिएगा, ताकि जो बच्चे ध्यान से सुन नहीं रहे उन्हें भी समझ में आ जाए। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, जमीन की बेहतरी, हेडिंग दिया हुआ है। पहला पॉइंट है, भारत में 1600 ईस्वी में कुल भूभाग का 6ठे भाग खेती होती थी। दूसरा पॉइंट है, जनसंख्या वृद्धि हुई, वनों की कटाई शुरू हुई। तीसरा पॉइंट है, उपनिवेशिक काल में कृषि विस्तार तेजी से हुआ। उसके बाद उपनिवेशवाद, हेडिंग दिया हुआ है। पहला पॉइंट है, उपनिवेशवाद का अर्थ किसी क्षेत्र के द्वारा किसी क्षेत्र में उपनिवेश स्थापित करना। दूसरा पॉइंट है, 19वीं सदी सरकार ने वनों को अनुत्पादक समझा। तीसरा पॉइंट है, 1880 से 1920 के मध्य खेती के क्षेत्रफल 67 लाख हेक्टेयर की वृद्धि हुई। ठीक है। इस तरह पढ़ाते हुए श्यामपट्ट कार्य पर जो मेन पॉइंट है उसे लिख दीजिएगा, ताकि बच्चों को समझ में भी आ जाए और परीक्षा की दृष्टिकोण से याद भी हो जाए। ठीक है। उसके बाद बोधात्मक प्रश्न पूछेंगे। छात्र अध्यापक जो पढ़ा रहे हैं बच्चों को समझ में आ रहा है कि नहीं, ये जानने के लिए बीच बीच में 1 या 2 प्रश्न पूछते हैं। तो यहाँ पे देखिए पहला प्रश्न पूछते हैं, भारत के कुल भूभाग में से 6ठे भाग की खेती कब हुई थी? तो छात्र छात्र क्या उत्तर देते हैं, देखिए 1600 ईस्वी। ठीक है। दूसरा प्रश्न है, किस काल में खेती में तेजी से फैला? तो छात्र छात्र क्या उत्तर देंगे, औपनिवेशिक काल में। ठीक है। छात्र अध्यापक जो पूछेंगे वो छात्र अध्यापक क्रियाकलाप पर लिखा जाएगा, और छात्र छात्रा जो उत्तर देंगे वो छात्र छात्रा क्रियाकलाप पर लिखेंगे। ठीक है। इसी के साथ यहाँ पर प्रस्तुतिकरण कंप्लीट होता है। उसके बाद आता है मूल्यांकन। ठीक है। इसमें मूल्यांकन प्रश्न पूछा जाता है, बच्चों को कितना समझ में आया ये जांच करने के लिए यहाँ पे मिनिमम 1 या 2 प्रश्न पूछे जाते हैं और मैक्सिमम 3 से 4 प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए पहला प्रश्न है, सन 1600 ईस्वी में भारत के कितने भाग पर खेती की जाती थी? दूसरा प्रश्न है, 1880 से 1920 के मध्य कृषि भूमि के क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि हुई? तीसरा प्रश्न है, सन 1700 से 1995 के मध्य कितना औद्योगिकरण के लिए वन की कटाई हुई? और चौथा प्रश्न है, वन्य समाज से आप क्या समझते हैं? उसके बाद आता है गृह कार्य। ठीक है। गृह कार्य पे ऐसे प्रश्न बनाइए कि बच्चों को घर पे जाकर वो चैप्टर अभ्यास करने का मौका मिले और आप उनको चेक भी कर सके। ठीक है। गृह कार्य में आप 1 या 2 प्रश्न दे सकते हैं या मैक्सिमम 3 या 4 प्रश्न दे सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए पहला प्रश्न है, वन्य समाज को विस्तार पूर्वक लिखें। दूसरा प्रश्न है, वन्य समाज और उपनिवेशवाद की विवेचना करें। ठीक है। इसी के साथ हमारा आज का लेसन प्लान कंप्लीट होता है। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। और हो सके कैसी लगी वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी बता सकते हैं।